हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज से आप सभी की सीटेट की क्लासेस शुरू हो गई हैं। सबसे पहले सीडीपी ही डिस्कस करने वाले हैं। सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि आपका बाल विकास। आप सभी को पता है कि सीटेट का जो पेपर होता है उसमें जो है आपका जो 5 पेपर होता है। 5 पेपर में आपका पहला जो होता है सब्जेक्ट वो होता है सीडीपी। ठीक है, पहला सीडीपी होता है। उसके बाद होता है आपका ईवीएस मैथ। 2 लैंग्वेज होते हैं, एक हिंदी होता है, दूसरा आप इंग्लिश या संस्कृत कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं, पांचों जो है 30-30 नंबर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज जो है हम सीडीपी की क्लास डिस्कस करने वाले हैं। सीडीपी के सारे क्लासेस डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो आज जो है जो एक मेन जो कह लें या फिर कह लें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका है वृद्धि और विकास। ठीक है, वृद्धि एवं विकास से संबंधित क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर यूं कह लें कि जो आपका सीडीपी होता है इसी पे डिपेंड होता है। ठीक है, क्योंकि हमें सीडीपी के अंतर्गत वो सारी चीज़ें पढ़नी होती है, ठीक है, जो कि एक बच्चे से संबंधित होता है। जैसे एक माँ होती है, जब से वह गर्भवती होती है, बच्चा गर्भ में आता है, तब से लेके चीज़ें हमें पढ़नी होती है। गर्भ में होता है तो किस तरीके से जो है उसका विकास होता है। ठीक है, और वृद्धि किस प्रकार से होता है, विकास किस तरीके से होता है। उसके बाद जब बच्चा होता है फिर उससे बड़ा होता है, यानी कि सारी जो अवस्थाएं होती है, सारी स्टेज जो हमें पढ़ने होते हैं तब तक, जब तक वो जो है प्रौढ़ावस्था में नहीं आ जाता है तब तक, या फिर जो है उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक हमें पढ़ना होता है। तो ऑल ओवर जो होता है एक बच्चे के बारे में सीडीपी यानी कि बाल विकास में पढ़ना होता है। जैसा कि नाम से ही आप सभी को पता है, बाल विकास यानी कि बच्चे के विकास से संबंधित हमें चीज़ें यहाँ पे पढ़नी होती है। ठीक है, तो टोटल हमें यही सारी चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से बच्चे का जो है गर्भावस्था में विकास होता है, उसके बाद जब उसका जन्म होता है तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से विकास होते हैं, कौन कौन सा वृद्धि होता है। तो सारी चीज़ें हमको इसी में पढ़नी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो वृद्धि एवं विकास ही है, तो इसी को डिस्कस करते हुए चले। तो सीडीपी से संबंधित जो भी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछे जाती हैं सारे टॉपिक हम 1 बाय 1 कराने वाले हैं। आज की क्लास में हम वृद्धि एवं विकास से संबंधित सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही टॉपिक यानी वृद्धि एवं विकास ही डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास में अगर नए हैं तो क्लास को जो है लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी सारी तैयारी जो है आपके एग्जाम तक चलने वाली है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो देखते हैं सबसे पहले वृद्धि एवं विकास की क्या है डेफिनेशन। ठीक है, यानी उसकी परिभाषा क्या है। वृद्धि एवं विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से पूर्व से ही प्रारंभ हो जाती है। हमने बताया ना कि व्यक्ति के जन्म से पहले ही वृद्धि और विकास यानी कि गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, यहाँ पे होता है, तभी उसका जो है वृद्धि और विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी जन्म से पहले ही वृद्धि और विकास होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति में गर्भावस्था से मृत्यु तक निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों में व्यक्ति के केवल शरीर के अंगों का विकास नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के सामाजिक तथा सामूहिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी जो भी उसमें वृद्धि और विकास होता है, न सिर्फ जो है उसके अंगों में होता है, बल्कि सामाजिक जो सामूहिक अवस्थाएं होती हैं उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति है उसमें जो है जो वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया है वो जो है जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है और जो है मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि जो वृद्धि एवं विकास वो सतत चलने वाली प्रक्रिया यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक जो है व्यक्ति का जन्म नहीं हो जाता उससे पहले ही जो है उसका जो वृद्धि एवं विकास की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है और तब तक चलती जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। ठीक है, तो वृद्धि एवं विकास जो है सतत यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति के जन्म से पहले यानी गर्भावस्था से ही वो जो वृद्धि एवं विकास की जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है और व्यक्ति के मृत्यु तक जो है चलती रहती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका वृद्धि एवं विकास की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। अगर बात करें कि वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वृद्धि जो होता है वो व्यक्ति के शरीर से संबंधित होता है। यदि जो यानी कि जो वृद्धि होता है उसको हम देख सकते हैं
और जो विकास होता है वो जो है इंटरनल यानी कि आंतरिक होता है, एक तरह से मस्तिष्क से मान सकते हैं। ठीक है, यानी वृद्धि जो होता है जो देखने में मिलता है शारीरिक रूप से, वो जब वृद्धि होता है, जैसे यहाँ पे बच्चा छोटा होता है, उसके बाद इतना बड़ा होता है, उसके बाद इतना बड़ा होता है, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, तो ये वृद्धि हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो विकास होता है वो आंतरिक रूप से होता है, वो हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो वृद्धि और विकास इसका बालक से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संबंध होता है। ठीक है, जहाँ पे वृद्धि है वहां पर विकास जरूर होगा, बिना वृद्धि और विकास के किसी भी बच्चे का जो है पूर्ण विकास नहीं हो सकता। तो वृद्धि और विकास एक भाई भाई की तरह मान सकते हैं कि दोनों में जो है आपसी संबंध बहुत ज्यादा होता है किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं कि वृद्धि आखिर है क्या। ठीक है, वृद्धि से तात्पर्य बालक व बालिकाओं की शारीरिक संरचना से। हमने बताया ना कि जो वृद्धि होता है उसका जो मीन्स होता है, तात्पर्य होता है, वो शारीरिक संरचना से है। वृद्धि में शारीरिक रूप से ही देखने को मिलता है, यानी शरीर में ही हमें देखने को मिलता है किसी भी बच्चे के, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा सभी अंगों का विकास भी सम्मिलित होता है। जाहिर सी बात है, किसी भी बच्चे का जब जो है वृद्धि होगा तो उसके लंबाई में भी जो है हमें देखने को मिलेगा, लंबाई बढ़ेगा, उसका भार भी बढ़ेगा। आज वो 5 kg का है, कभी 10 का होगा, कभी 15 का होगा, कभी 20 का होगा, कभी 25 का होगा। उसकी मोटाई कभी दुबला पतला है, कभी मोटा हो जाता है। तो इन सभी अंगों में उसका जो है विकास यानी कि वृद्धि जो है आपको देखने को मिलता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होती है। वृद्धि की प्रक्रिया न सिर्फ जो है बाहरी रूप से देखने को मिलती है, आंतरिक भी होती है, यानी कि जो हमारे अंदर यानी आंतरिक जो अंग होते हैं वो भी बढ़ते रहते हैं। वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। जो वृद्धि होती है वो बच्चे की एक निश्चित आयु तक होती है। जैसे एक होता नहीं कि बच्चा जो है शुरू से बढ़ता रहता है, 18, 19, 20 के एज में पहुंचता है तो उसकी वृद्धि रुक जाती है। एक टाइम आता है ना कि उस टाइम पे रुक जाता है। उसके बाद ये सभी लोग कहते हैं, समाज में भी आपने सुना होगा, कहते हैं कि अब तुम्हारी लंबाई नहीं बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ोगे। तो एक जो है निश्चित समय होता है, उसके बाद लंबाई या जो है भार तो बढ़ता रहता है, मोटापा भी एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है, लेकिन लंबाई जो है नहीं बढ़ती। तो जो वृद्धि है एक निश्चित आयु तक होती है हमेशा, यानी मृत्यु तक नहीं बढ़ती रहती, एक निश्चित आयु तक होती है। उसके बाद भी न तो भार बढ़ता है, न मोटाई बढ़ती है, न लंबाई बढ़ती है। ठीक है, इस पर आनुवंशिकता का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। जो वृद्धि होता है इसमें कहीं ना कहीं आनुवंशिकता का जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। कभी कभी जो वृद्धि होता है वो डिपेंड करता है उनके माता पिता पे कि उनके माता पिता कैसे। कई बच्चे आपको छोटे देखने को मिलते हैं, ठीक है, छोटे कद के देखने को मिलते हैं, कई बच्चे आपको बड़े कद के देखने को मिलते हैं। तो जो छोटे कद के होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो है दादा दादी या उनके मम्मी पापा जो होते हैं वो छोटे कद के होते, तभी बच्चे भी उनके छोटे कद के होते हैं। ठीक है, कई बार जो है बच्चे उनके लंबे देखने को मिलते हैं कि उनके जो आनुवंशिकता होती है, यानी कुछ जो पूर्वज होते हैं वो उनकी लंबाई ज़्यादा होती है, या फिर उनके मम्मी पापा जो होते हैं वो जो है उनकी लंबाई अच्छी होती है तो उनके बच्चे की भी लंबाई अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यानी कि लंबाई पे यानी वृद्धि पे जो है बच्चे की वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करें विकास की कि विकास क्या होता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, जो विकास है जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, यह जीवन पर्यंत यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। वृद्धि जो है जो गर्भावस्था से शुरू होती है लेकिन एक निश्चित समय तक चलती है, उसके बाद रुक जाती है। लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब से बच्चा गर्भावस्था में जाता है तब से लेकर मृत्यु तक, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसका डेवलपमेंट यानी कि विकास होता रहता है। विकास में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूपों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। न सिर्फ मात्रात्मक बल्कि गुणात्मक और गुणात्मक रूप में भी दोनों जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं, यानी मात्रात्मक रूप में भी और गुणात्मक, दोनों रूपों में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसमें परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, इसको हम देख नहीं सकते। जैसे जो वृद्धि होता है उसमें जो परिवर्तन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी हम उसको देख सकते हैं कि बच्चे का जो वृद्धि है कैसे हो रहा है। आज बच्चा इतना, उसकी लंबाई इतनी है, इतना वजन है आज जो है, या फिर कुछ दिन बाद देखते हैं उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है, उसका वजन भी बढ़ जाता है, तो उसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, इसकी जो परिवर्तन है वो हम नहीं देख सकते, वो अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वृद्धि एवं विकास में अंतर। अब ये वृद्धि एवं विकास में अगर अंतर आप देख लेते हैं तो चीजें समझ में आ जाएगी वृद्धि क्या है, आपका विकास क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले वृद्धि के देखते हैं कि वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है, उसमें मात्रात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। वृद्धि
व्यक्ति में वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, यानी कोई किसी भी बच्चे की लंबाई बढ़ती है तो हम देख सकते हैं, उसका भार बढ़ता है तो हम देख सकते हैं, मोटापा बढ़ता है तो हम देख सकते हैं। इसमें व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बच्चे में जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं, चाहे वो जो है 18 साल की एज में हो या उससे पहले या उसके बाद, जो भी परिवर्तन होते हैं बच्चे या बच्चियों में, वो जो है परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं प्रत्यक्ष रूप में। वृद्धि विकास का ही छोटा रूप माना जाता है। ठीक है, हमने बताया था कि जो वृद्धि और विकास दोनों जो है आपस में संबंधित होते हैं। जहाँ पे वृद्धि होगा वहाँ पे विकास ही होगा, विकास भी होगा। तो दोनों जो है आपस में एक छोटे भाई बहन की जैसे हैं, या भाई भाई ही कह सकते हैं। तो जो वृद्धि है वो विकास का ही एक छोटा रूप मान सकते हैं, या फिर माना ही जाता है। दूसरा है कि वृद्धि निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। जो वृद्धि है, यानी किसी भी बच्चे की लंबाई है, भार है, वजन है, ये सब एक निश्चित समय तक बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद जो है रुक जाती है वहीं पे। किसी भी बच्चे को आपने देखा होगा, किसी भी लड़की को देखा होगा, किसी लड़के को देखा होगा, उसकी जो है लंबाई है शरीर की, वो सिर्फ एक निश्चित एज तक ही बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो जो वृद्धि है वो निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि को माप सकते हैं जी। ठीक है, किसी भी बच्चे की लंबाई आपको मापना है, भार मापना है, उसका वजन मापना है, देखना है, तो उसको आप माप सकते हैं। ठीक है, आप पता करना है कि आपके बच्चे की लंबाई कितनी है तो उसको आप माप सकते हैं। वजन कितनी है तो उसको भी आप माप सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो वृद्धि होता है विकास में कितना ज्यादा अंतर होता है। ठीक है, वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, ये एक छोटा रूप होता है विकास का। ये जो वृद्धि है वो निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, वृद्धि को हम माप सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो विशेषताएं हैं, या कहने की अंतर जो है आपको वृद्धि और विकास में देखने को मिलता है। अब बात करें विकास को, तो विकास जो है ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूपों में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, जो विकास में परिवर्तन देखने को मिलते हैं ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में देखने को मिलता है। विकास में परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, यानी हमने बताया कि वृद्धि में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है वो प्रत्यक्ष देखने को मिलता है, और विकास में अप्रत्यक्ष देखने को मिलता है। इसमें व्यक्ति में परिवर्तन शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो शारीरिक रूप में देखने को मिलता है। यहाँ पे शारीरिक भी देखने को मिलता है, मानसिक भी, और व्यवहार में भी देखने को मिलता है। जो भी परिवर्तन होते हैं किसी भी बच्चे में, किसी भी तरीके का जो विकास होता है वो होता है, तो व्यवहारिक रूप में भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विकास निरंतर एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। परिवर्तन जो वृद्धि होता है वो एक निश्चित समय तक चलता है, लेकिन ये जो है निरंतर एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया व्यक्ति के जन्म से पहले से शुरू हो जाता है, उसकी मृत्यु तक जो है ये जो विकास है ये निरंतर चलती रहती है। विकास में मापन असंभव है। वृद्धि में मापन जो है संभव था, उसको हम माप सकते थे, लेकिन जो विकास है इसमें मापन संभव नहीं है, इसको हम माप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है परिवर्तन। अब जो परिवर्तन होते किस किस तरीके से होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन, ये दो परिवर्तन देखने को मिलते हैं हर व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रूप से। ठीक है, तो जो परिवर्तन होता है मात्रात्मक, उसमें लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना आदि। किसी भी बच्चे की लंबाई बढ़ना, उसकी जो वजन होता है, जो भार होता है वो बढ़ना क्या कहलाता है, मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। वहीं पे भाषा सीखने में जो परिवर्तन होता है, उसके कार्य करने में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर कार्य करने की क्षमता में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो क्या कहलाता है, गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, किसी भी बच्चे को आप देखते होंगे कि हर बच्चे की जो भाषा सीखने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, कार्य करने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो सबकी अलग अलग होती है। तो ये क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। किसी भी बच्चे की लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, ये सब कहाँ होता है, मात्रात्मक परिवर्तन में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हरलाख की बात करें जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं हरलाख जी। इन्होंने परिवर्तन को 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में, 4 भागों में। वो 4 भाग कौन कौन से हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आकार में परिवर्तन। हरलाख जी हैं, उन्होंने बच्चे के परिवर्तन को 4 भागों में बांटा है। पहला है आकार में परिवर्तन, बच्चे के आकार में यानी उसके जो शारीरिक आकार उसमें परिवर्तन। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन। तीसरा है पुराने लक्षण लुप्त होना। किसी भी बच्चे में जब वो उसका जन्म होता है तो वो अलग तरीके से दिखता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जो है एज बढ़ती है उसका जो है
परिवर्तन अलग हो जाता है, यानी कि कुछ चीज़ें चेंजिंग हो जाती है। जो चीज़ें पहले जैसे फेस होता है बच्चे का जब बचपन में होता है, वो जब थोड़ा सा एडल्ट होता है तो उसका फेस ही पूरा पूरा चेंज हो जाता है। तो जो पहले वाले लक्षण होते हैं, जो पहले वाले जो उसका शारीरिक ढांचा होता है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। नए लक्षण प्रकट होना, जब वो पुराने लक्षण जो है चेंज हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, नए नए चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे किसी भी बच्चे को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो जब वो छोटा होता है तो उसका जो है शारीरिक ढांचा अलग होता है, उसके फेस कटिंग जो होती है वो अलग होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जब वो किशोरावस्था तक पहुंचता है तो पूरा उसका जो शरीर का ढांचा वो वही पूरा बदल जाता है। आपने देखा भी होगा इस चीज़ को, ठीक है। तो वो जो है होते हैं पुराने लक्षण, यानी कि पुराने जो लक्षण हैं, जो बचपन में उसके विशेषताएं थी, जो लक्षण थे, उसके नाक का आकार था, उसका फेस कटिंग था और उसके शरीर का आकार था, वो सारी चीज़ें लुप्त हो जाती है और नए लक्षण प्रकट हो जाते हैं जब वो किशोरावस्था तक पहुंचता है। तो ये सारे जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं हर बच्चे में देखने को मिलते हैं। तो हरलाख जी ने इन 4 परिवर्तनों में डिवाइड किया है हर बच्चे के परिवर्तन को, ठीक है। उसके आकार में परिवर्तन देखने को मिलता है, उसके अनुपात में परिवर्तन देखने को मिलता है, और जो पुराने लक्षण होते हैं, जो शारीरिक ढांचा या शारीरिक जो आकार होता है बच्चे का, वो जो है लुप्त हो जाते हैं जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती, जैसे जैसे जो है वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है, और फिर नए नए लक्षण जो है दिखने को मिलते हैं हर बच्चे में। आपने इसको देखा भी होगा। नेक्स्ट है मुनरो के अनुसार, मुनरो ने जो है परिवर्तन को क्या बताया है। मुनरो कहते हैं कि परिवर्तन वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। जो परिवर्तन है, जो चेंजिंग है, वो एक ऐसी अवस्था है जो बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर, यानी गर्भावस्था, जब जो कोई भी बच्चा भ्रूणावस्था में पहुंचता है, ठीक है, जब भ्रूण का आकार बनता है तब से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, तो क्या कहलाता है, वो विकास कहलाता है, ठीक है। अब विकास के कुछ आयाम हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से आयाम हैं, ठीक है। पहला आयाम है शारीरिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा है मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरा है सामाजिक विकास, यानी सोशल डेवलपमेंट। और चौथा है सामवेगिक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। ये 4 आयाम हैं। अब इनको चारों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला है आपका शारीरिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। अब ये शारीरिक विकास क्या होता है, इसमें कौन कौन चीज़ें आती हैं, उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जिसमें व्यक्ति के शरीर की ऊंचाई, वजन आदि में परिवर्तन देखने को मिलता है, वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, किसी भी बच्चे के जो शारीरिक विकास होता है उसमें उस बच्चे की शरीर की ऊंचाई होती है, यानी कि लंबाई होती है, उसका वजन होता है, ये सारी चीज़ें जो देखने को मिलती है वो शारीरिक विकास में आता है, ठीक है। तो कोई भी बच्चे में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, अगर बच्चे की लंबाई, मान लीजिए आज बच्चा छोटा है, इतना बड़ा है, कभी वो इतना बड़ा हो जाता है, कभी इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आता है। कभी बच्चा 2 kg का है, कभी 5 kg का होता है, कभी 10 kg का हो जाता है, कभी 15 kg का हो जाता है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, शारीरिक विकास में ही देखने को मिलता है। अगर कोई कहते हैं मानसिक विकास में, तो गलत है। वो परिवर्तन जो है शारीरिक विकास में ही देखने को मिलता है। अब जो है इसमें गति संबंधी पक्ष कौन कौन से हैं, यानी जो गतिशीलता होती है वो कौन कौन से हैं। जैसे आपका एक हो गया स्थूल गति कौशल, दूसरा हो गया सूक्ष्म गति कौशल। स्थूल गति कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल, और ये जो है सूक्ष्म गति कौशल यानी फाइन मोटर स्किल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 1 नंबर का 1 से 2 नंबर का यहाँ से यानी कि स्थूल गति कौशल से पूछ लिया जाता है, और 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से यानी कि आपका सूक्ष्म गति कौशल से पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर जगह से आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो स्थूल गति कौशल और सूक्ष्म गति कौशल ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब देख लेते हैं कि ये जो स्थूल गति कौशल है क्या, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये समझ लीजिए कि आखिर जो स्थूल गति कौशल यानी जिसको ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं, ये है क्या, ठीक है, ताकि पेपर में आ जाए तो आपको जो है इधर उधर न देखना पड़े, आसानी से आप समझ जाएं। जिसमें व्यक्ति के शरीर के बड़ी भुजाओं व पैरों के मांसपेशियों की आवश्यकता अधिक पड़े, वह स्थूल गति कौशल कहलाता है। अगर बात करी जाए कि जो स्थूल गति कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल है वो है क्या, तो जब व्यक्ति के शरीर के बड़ी भुजाएं यानी किसी भी कार्य को करने के लिए जब व्यक्ति के शरीर की जो बड़ी भुजाएं होती, जो बड़ी या फिर जो पैरों की मांसपेशियां या जो हाथ पैर की मांसपेशियां होती उनकी आवश्यकता पड़े, तो वो क्या कहलाता है, स्थूल गति कौशल के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के थ्रू समझते हैं, जैसे हो गया घुटनों के बल बोलना, बैठना है यहाँ पे, ठीक है।
घुटनों के बल बैठना, जैसे कोई भी बच्चा ऐसे बैठा घुटनों के बल, तो इसमें उसके जो है हाथ की भी मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ रही है, पैर की भी मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ रही है, और यहाँ जो पीठ है यहाँ पे, यानी उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ रही है उसको घुटने के बल बैठने में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्थूल गति कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि कोई भी बच्चा यानी घुटनों के बल बैठा है तो उसमें कौन सा स्किल है, ग्रॉस मोटर स्किल है या फिर जो है फाइन मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गति कौशल या फिर स्थूल गति कौशल है। तो जहाँ पे बच्चे की मांसपेशियों की अधिक आवश्यकता पड़े, यानी हाथ की भी आवश्यकता पड़े, हाथ की जो मांसपेशियां होती है उसकी, पैरों की भी, यानी पूरे शरीर की मांसपेशियों की आवश्यकता पड़े किसी भी कार्य को करने के लिए, तो वो क्या होता है आपका स्थूल गति कौशल होता है। ठीक है, खड़े होकर चलना, कोई भी बच्चा खड़ा होकर चल रहा है या फिर कोई उसको सहारा देकर चला रहा है या खुद खड़ा होकर चल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसके पूरे पैरों की मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, स्थूल गति कौशल हो जाएगा। चलना या दौड़ना, कोई भी बच्चा चल रहा है या दौड़ रहा है तो उसमें भी स्थूल गति कौशल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसके पूरे शरीर की, ज्यादातर उसके पैर की मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ रही है। बिना पैर उठाए तो चल नहीं पाएगा, बिना पैर उठाए तो दौड़ नहीं पाएगा, तो उसके पूरे पैर की मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ रही, तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्थूल गति कौशल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी बच्ची है या लड़का है, खेल रहा है गेम में, उसमें कूद रहा है, ठीक है, ऊंचाई से कूद रहा है, ये जो कूदने वाला जो गेम होता है वो खेल रहा है, तो इसमें भी आपका जो है कहीं ना कहीं पूरे बॉडी की जो है मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ रही है। ज्यादातर जो आवश्यकता पड़ रही है वो पड़ रही है पैरों की मांसपेशियों की आवश्यकता, लेकिन पूरे शरीर की भी इसमें आवश्यकता है, बिना पूरा शरीर उठाए वो कूद नहीं पाएगा। तो यहाँ भी क्या है, स्थूल गति कौशल होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है दौड़ना और कूदना किस जो है कौशल के अंतर्गत आता है, तो वो आता है किसके अंतर्गत, स्थूल गति कौशल के अंतर्गत, क्योंकि इसमें मांसपेशियों की आवश्यकता अधिक पड़ रही है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप जो है सूक्ष्म गति कौशल भी देख लेंगे तो और चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। सूक्ष्म गति कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो ऐसे कौशल जिसमें व्यक्ति की कम से कम मांसपेशियों की आवश्यकता पड़े वह सूक्ष्म गति कौशल कहलाता है। जो आपका जो स्थूल गति कौशल था उसमें अधिक से अधिक मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है, लेकिन जो सूक्ष्म गति कौशल इसमें कम से कम गति कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे उंगली और अंगूठे के सहारे कुछ उठाना, जैसे मान लीजिए ये उंगली के सहारे कुछ भी उठाता है तो इसमें सिर्फ उसके उंगलियों की आवश्यकता पड़ रही है, ना कि पूरे हाथ की, पूरे शरीर की आवश्यकता पड़ रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सूक्ष्म गति कौशल। ठीक है, और यहीं पे अगर जो है बॉल फेंकना होता तो वहां पे पूरे हैंड की यानी पूरे हाथ के मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ती। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, स्थूल गति कौशल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अपने उंगली और अंगूठे की सहायता से कुछ भी उठाना है तो वो बिल्कुल उंगलियां ही सिर्फ काम करेंगी। ठीक है, बाकी पूरा उसका हाथ तो नहीं करेगा, पूरी शरीर उसका नहीं मूवमेंट करेगा, गति नहीं करेगा, तो भी काम चल जाएगा। तो ये होता है आपका सूक्ष्म गति कौशल। ठीक है, रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, कहीं भी रेत है उसमें पैरों की उंगलियां आप घुमाते हैं तो ये भी सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत ही आता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ उंगलियां घूमेंगी, आपकी जो मूवमेंट करेंगे सिर्फ उंगलियां यानी पैर की उंगलियां ही मूवमेंट करेंगे, पूरा शरीर या पूरे पैर को हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका सूक्ष्म गति कौशल में आएगा। चित्र बनाना, ठीक है, कोई भी बच्चा अगर चित्र बनाता है, पेंटिंग करता है, ठीक है, तो इसमें उसका सिर्फ उंगलियां ही काम कर रही हैं, पूरा उसका शरीर तो मूवमेंट कर नहीं रहा है, तो वो भी किस में आ जाएगा, सूक्ष्म गति कौशल में आ जाएगा। ठीक है, लिखना जो होता है, कोई भी बच्चा लिख रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिखने का काम हो रहा है तो सिर्फ उंगलियां ही तो काम कर रही हैं, पूरा हैंड तो काम कर नहीं रहा, पूरा शरीर तो घूम नहीं रहा है, पूरी शरीर की जो गतिशीलता है वो तो रुकी हुई है, सिर्फ उंगलियां ही काम कर रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म गति कौशल, क्योंकि सिर्फ उसमें उंगलियों की मांसपेशियों की आवश्यकता हो रही, पूरे हाथ की या पूरे शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो ये किस में आ जाएगा, सूक्ष्म गति कौशल में आ जाएगा। ठीक है, चित्र बनाना जो होता है वो भी आपका किस में आ जाएगा, ये भी आपका सूक्ष्म गति कौशल में आ जाएगा। काजल लगाना, अब ये काजल लगाना एग्जाम्पल में क्यों है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि काजल लगाना, चित्र बनाना या फिर लिखना जो है, या फिर ये जो है रेत में पैर की उंगलियां घुमाना, ये जो है सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो इनको ध्यान रखिएगा कि जो सूक्ष्म गति कौशल होते हैं इसमें कम से कम मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, और जो स्थूल गति कौशल होता है उसमें अधिक से अधिक मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। उसमें पूरे शरीर की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं, या फिर पूरे हाथ की या पूरे पैरों की मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, तो वो होता है आपका स्थूल गति कौशल। और जहाँ पे कम से कम मांसपेशियों की आवश्यकता हो, जिसमें सिर्फ उंगलियां ही काम करें या जो है पैर की उंगलियां काम करें, चित्र बनाने में सिर्फ हाथ ही काम करे, लिखने में सिर्फ उंगलियां काम करती हैं, चित्र बनाने में ही सिर्फ उंगलियां काम करती हैं, काजल लगाने में सिर्फ आपकी उंगलियों का काम होता है, तो ये किस में हो जाएगा? सूक्ष्म गति कौशल में हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल के थ्रू ही पूछा जाता है कि जो है रेत में पैरों की उंगलियां उठा जो घुमाना है ये किस कौशल के अंतर्गत आता है? सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत या स्थूल गति कौशल के अंतर्गत? तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जहाँ पे आपको कम मांसपेशियों की आवश्यकता पड़े, जहाँ पे आप व्यक्ति के जो अंग होते हैं उनको मूवमेंट करने में, उनको जो है काम करने में कम से कम मांसपेशियों की आवश्यकता हो, वो आपका सूक्ष्म गति कौशल होता है। और जहाँ पे अधिक से अधिक जो है मांसपेशियों की आवश्यकता पड़े, पूरे शरीर के पूरे हैंड के मूवमेंट कराना पड़े, वहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थूल गति कौशल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है कि मानसिक और संज्ञानात्मक विकास, ये क्या होता है? मानसिक विकास का अर्थ है मानसिक विकास की क्षमताओं के विकसित होने से है। ठीक है, जो मानसिक विकास का अर्थ होता है वो मानसिक मन जो मस्तिष्क का विकास होता है उसकी क्षमताओं से होता है। ठीक है, बच्चे के जो मस्तिष्क का विकास होता है उनकी क्षमताओं के विकसित होने से जो है मानसिक विकास व संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है, जिसका अर्थ है दिमाग व बौद्धिक क्षमताओं का विकास होना। हमने बताया ना, किसी भी बच्चे के जो है जो दिमाग होता है या जो उसका मानसिक होता है उसकी बौद्धिक क्षमताओं का जो विकास होना होता है वो होता है मानसिक और संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, यानी किसी भी बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो डेवलपमेंट होना, उसका विकास होना मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। मस्तिष्क, पूरे मस्तिष्क की बात जहाँ पे आए विकसित होने की, वो मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे सोचना, आप सोचना से हाथ से तो होगा नहीं, पैर से तो होगा नहीं, ये मस्तिष्क यानी दिमाग से ही होगा, बच्चा दिमाग से ही सोचता है। तर्क करना, कोई भी बच्चे जो तर्क करते हैं वो अपने दिमाग से ही करते हैं, उसमें हाथ पैर की तो आवश्यकता होती नहीं। कल्पना करना, ये भी मस्तिष्क का ही काम होता है। भाषा विकास, यानी किसी भी भाषा को सीखने में कहीं ना कहीं मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसमें होती है? मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, दूसरा है सामाजिक विकास, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। अब सामाजिक विकास को देख के आपको समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब कि समाज से संबंधित जो विकास होते हैं बच्चे में। जब व्यक्ति समाज में रहकर समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करता है तो वह सामाजिक विकास कहलाता है। सामाजिक विकास देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब कि जब व्यक्ति समाज में रहकर लोगों के साथ मिलकर जो लोगों की एक्टिविटी होती है उनको देखकर जो चीज़ें सीखता है, जो नियम होते हैं समाज के उनका अनुपालन करता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सामाजिक विकास हो गया। नेक्स्ट है सामूहिक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। अब सामूहिकात्मक विकास वह उत्तेजनापूर्ण अवस्था होती है जो व्यक्ति के शरीर एवं मस्तिष्क को अशांत एवं स्थिर बना देती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित हो जाता है। सामूहिक विकास यानी कि जो इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं, जो बच्चे के अंतर्गत जो इमोशनल चीज़ें आती हैं वो जो है क्या होता है? सामूहिक विकास होता है, क्योंकि हर बच्चे में इमोशनल चीज़ें होती हैं, नहीं होती तो एक समय आता है, एक स्टेज आता है एज की, उसमें आती जरूर है सारी चीज़ें। तो जो सामूहिकात्मक विकास होता है वह एक उत्तेजनापूर्ण अवस्था होती है। ठीक है, जो व्यक्ति के शरीर एवं मस्तिष्क को अशांत एवं अस्थिर या स्थिर बना देती हैं। ठीक है, कभी कभी जो है इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं, जो असामयिक विकास होते हैं, ये व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क दोनों को जो है अशांत बना देते हैं और स्थिर बना देते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित हो जाता है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये सामयिक विकास के अंतर्गत आता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैकडूगल है इनके अनुसार जो संवेग होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो इन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। ठीक है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जो मैकडूगल है इन्होंने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं, 14। वो 14 प्रकार के संवेग कौन कौन से होते हैं उनको भी एक टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू हमने बताया कि जो सामयिक विकास होता है, जो इमोशनल चीज़ें होती हैं, वो जो 14 प्रकार की होती हैं, जैसे कि भय, घृणा, करुणा, भूख। ठीक है, ये हर बच्चे में होती हैं कहीं ना कहीं।
ठीक है। और ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो बच्चे का जो है मस्तिष्क होता है वो कहीं ना कहीं अशांत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। जैसे किसी भी बच्चे को जो भय होता है, डर होता है, तो वो जो है उसके बाद वो उत्तेजित हो जाता है। अब जब भूख लगती है उसके बाद उसको, तब वो जो है किसी भी कार्य करने के लिए उत्तेजित हो जाता है कि उसको जल्दी से खाना मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हर बच्चे में होती हैं, ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। वृद्धि एवं विकास से संबंधित पूरा टॉपिक था जिसमें सारी चीज़ें हमने देखी हैं। आई होप आप सभी को ये जो क्लास है पूरी समझ में आई होगी, क्या होता है वृद्धि, क्या होता है विकास, इन दोनों में कितना अंतर है, सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ पूरी चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ पे जाके आप इसको फिर से पढ़ सकते हैं। कहीं भी किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत है तो इसको आप देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स भी बनाना है तो ये सारी चीज़ें हम जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे वो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहेंगे, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। टेलीग्राम जो चैनल है वो हमारे जो चैनल है तैयारी बेसिक वाली, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, तो अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके तो ये आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, सारी पीडीएफ आपको वहाँ मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अगर पीडीएफ मिलती रहेंगी, सारी चीज़ें आप यहाँ भी पढ़ेंगे, उसके बाद पीडीएफ में भी देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट्स भी बनाते चलिए, नोट्स भी कहीं ना कहीं आपको काम ही आएंगी। तो आप पढ़ते रहिए, साथ में नोट्स भी बनाएंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। तो इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको या फिर जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहेंगे, तो आप देखते ज़रूर रहिएगा। आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे तभी आपको सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब सभी की जो है सभी सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस चलने वाली हैं आपके एग्जाम तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लासेस हों उसका जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दें कि ये जो भी आपकी सीटेट की क्लासेस चलेंगी वो आपकी शाम को 7 बजे आएंगी। ठीक है, 7 बजे जो भी क्लास होंगी आपको 7 बजे देखने को मिलेंगी, तो 7 बजे जो है देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये सारी क्लासेस आपको 7 बजे हर हाल में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो 7 बजे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको जो सीटेट है वो क्लियर हो जाएगा अगर आप सारी क्लासेस देखते रहेंगे तो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।